हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीगी के भी नोट्स पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं हम सभी के सामने हमारे साइंस की वीडियो का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हमने पार्ट 1 की वीडियो में हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, जो कि हमारा 7वां चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, इसमें हमने कंडक्शन के पार्ट को कवर किया था। और हमने यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ी थी पेमर पार्डेन के बारे में। हमने यहाँ पर कंडक्शन ऑफ हीट ही हमारा पहला टॉपिक था, जिसमें हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर हमने देखा था कि कौन सी जो पिन है सबसे पहले गिरेगी, कैंडल लगाई। तो बाद में यहाँ पर हमने कंडक्शन क्या होता है ये जाना था। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं, इनके बारे में जाना था। उसके बाद में हमने पेमा की बातों को समझा था, जैसे कि यहाँ पर उसने क्या समझा वो बताया था। इसके बाद में हमने ये वुलन फैब्रिक्स वाला टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने डायग्राम की मदद से समझा था। तो अब हम अपनी पार्ट 2 की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम यहाँ पर हमारी कन्वेक्शन के टॉपिक से कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है टू अंडरस्टैंड वाई स्मोक राइजेस लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये समझने के लिए कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हमारी एक्टिविटी की हेडिंग है एक्टिविटी 7.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो बोला गया है हमें यहाँ पर कि टेक 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स। तो बोला गया है कि हमें 2 पेपर के कप्स लेने हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 2 पेपर कप्स लिए गए हैं। उसके बाद में हैंग दैम यूजिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ वुडन स्टिक एज शोन इन फिगर 7.3a। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों पेपर कप्स को हम कुछ थ्रेड्स की मदद, जो कि 2 थ्रेड्स की मदद से टांगेंगे, जो कि इक्वल लेंथ के होंगे, और हम उन्हें एक इन्वर्टेड पोजीशन पे टांगेंगे, जो कि वुडन स्टिक के 2 एंड्स पे होगा, जैसा कि यहाँ पर हमें फिगर 7.3a में दिया गया है। ये हमारे पेपर कप्स हैं, ये हमारे थ्रेड हैं, और यहाँ पर ये एकदम एंड में एक इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया गया है। Now adjust the positions of the cups so that the stick is horizontal। तो यहाँ पर बताया गया है, तो अभी जो हमें जो कप्स हैं उनकी पोजीशन को एडजस्ट करना है ताकि वो जो स्टिक है वो हॉरिजॉन्टल रह सके। Place a burning candle below one of the cups। यहाँ पर बताया गया है कि हमें एक बर्निंग कैंडल रखनी है उन दोनों में से किसी एक कप के नीचे, जैसा कि यहाँ पर फिगर 3.b में बताया गया है। यहाँ पर हमारा ये जो राइट वाला जो पेपर कप था, इसके नीचे हमने एक बर्निंग कैंडल रखी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द कप। बोला गया है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि कप के साथ क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 7.3 एंड थिंक ऑफ प्रोबेबल रीजंस। बोला गया है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हमें 7.3 वाले टेबल में लिखना है और उनके प्रोबेबल रीजंस के बारे में जानना है, जैसा कि यहाँ पर हमें टेबल दी गई है। तो अब आगे बताया गया है You observed that the cup You observed that the cup under which the candle was placed rises up। तो बताया गया है कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जिस कप के नीचे हमने कैंडल रखी थी, जिसके नीचे कैंडल रखी थी, वो ऊपर उठता है, जैसा कि हमने 7.3b में देखा था। Why is it so? The air around the candle flame heats up. As the air in the cup warms up, it expands and occupies more space. As a result, it becomes lighter and rises up। तो यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो बताया गया है कि जो कैंडल फ्लेम है उसके आसपास में जो एयर है वो हीट अप होती है, यानी कि वो गर्म होती है। तो जैसे कि वो जो कप है उसके अंदर की जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो गर्म होती है, तभी वो एक्सपेंड होती है, वो और बड़ी होती है और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और ज़्यादा स्पेस लेती है, और इसके एक रिजल्ट से वो जो कप है वो हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। ये हमारा रीजन है। You can experience the expansion of air on heating it by placing a partially inflated balloon in the sun. After the air in the balloon gets heated, it expands and the balloon becomes larger. You must have observed that when an incense stick agarbatti is burnt, smoke rises up. Smoke is a mixture of hot gases and tiny solid particles that are released when something burns. As it is warmer than the surrounding air, it rises up. क्या बताया गया है कि हमने ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने एक्सपेंशन ऑफ एयर में भी एक्सपीरियंस की होंगी, जो कि
हमने देखा होगा कि हम एक बलून है वो लेते हैं, उसके अंदर हम जब हवा भर देते हैं तो हम उसे इन्फ्लेटेड बलून बोलेंगे। तो हम उसे हीट करेंगे सन के नीचे रखकर, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारा इन्फ्लेटेड बलून है। तो इन्फ्लेटेड बलून वो होता है जिसमें हवा भर दी होती है। तो इसे हमने सन की हीट में रखा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आफ्टर द एयर इन द बलून गेट्स हीटेड, तो जैसा कि बताया गया, तो जैसे कि वो जो बलून है उसके साइड में जो हवा है वो हीट, उसके अंदर की जो हवा है वो हीट हो जाती है। वो जो बलून है वो और मोटा होता है और मतलब वो बड़ा हो जाता है, और ऐसे वो जो बलून है वो और बड़ा हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इन्फ्लेट हो जाता है। You must have observed that when an incense stick अगरबत्ती is burnt, smoke rises up। तो बताया गया है कि हमने ये जो चीज़ें नोटिस की होगी, जब हम एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जब हम घर में जलाते हैं, जब हम इसे जलाते हैं तो जो हमारा धुआं है वो ऊपर उठता है। तो स्मोक क्या चीज़ है? Smoke is a mixture of hot gases and tiny solid particles that are released when something burns. As it is warmer than the surrounding air, it rises up। बताया गया है कि जो स्मोक है वो हॉट गैसेस का एक मिक्सचर है, और उसके साथ में हॉट गैसेस ही नहीं, साथ ही टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं जो कि रिलीज़ किए जाते हैं जब कोई चीज़ जलती है। इसे हम स्मोक कहते हैं। और जैसे वो गर्म होता है, हमारी जो सराउंडिंग की जो एयर होती है वो ऊपर उठने लगती है, जिसे कि हम एज रिजल्ट धुआं कहते हैं। हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड्स? तो यहाँ पर जो पाल्डेन है वो पूछता है कि हीट ट्रांसफर लिक्विड्स में कैसे हो सकता है? क्या लिक्विड्स भी ऊपर उठती हैं एयर के जैसे? तो चलिए इसका जवाब लेते हैं। Let us find out how heat transfer takes place in liquids by performing the following activity। तो बताया गया है, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हीट ट्रांसफर जो है वो लिक्विड्स में प्लेस करता है, इससे एक एक्टिविटी परफॉर्म करके। तो एक्टिविटी का हेडिंग है लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 7.3। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि चेतावनी। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट। तो बताया गया है कि ये जो हमारी एक्टिविटी है ये किसी टीचर या फिर हमसे किसी बड़े एडल्ट की सुपरविजन के अंडर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया गया है, टेक ए 500 ml बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिग 7.a। तो यहाँ पर फिग 7.a में जैसे कि हमें बताया गया है कि हमें एक बीकर लेना है जिसमें कि पानी भरा हो और वह भी आधा। With the help of a straw, place a grain of potassium permanganate at the center of the beaker's base। जैसा कि 7.5 में दिखाया गया है। तो बोला गया है कि एक स्ट्रॉ की मदद से हमें उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक ग्रेन रखना है बीच में, वो जो बीकर है उसके एकदम सेंटर में, जैसा कि यहाँ पर फिग 7.5 में बताया गया है। स्ट्रॉ की मदद से यहाँ पर जो है रखा गया है हमारा ये पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रेन। उसके बाद में बोला गया है प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। तो हम जो हैं उसे जो बीकर है उसके एकदम सेंटर के नीचे हमें एक कैंडल रखनी है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर। तो बताया गया है कि जो कलर्ड स्ट्रीक है जो वाटर का, उसके हमें मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। बोला गया है एज यू सप्लाई हीट अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स। फिग 7.5b। तो बताया गया है कि जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं, एक स्ट्रीक ऑफ कलर यानी कि कलर का एक स्ट्रीक स्टार्ट होता है ऊपर उठना, और उसके बाद में वो साइड्स की मदद से नीचे आता है, जैसा कि हमें यहाँ पर फिग 7.5b में दिखाया गया है। ये हमारा कलर स्ट्रीक है। तो ये जैसे ऊपर उठता है बेस से, और उसके बाद में जो साइड्स हैं इससे नीचे आता है। Why does the streak of colored water go up in the middle and come down from the sides? The water at the bottom of the beaker gets heated up and becomes hot. It expands, becomes lighter and rises. The water on the sides of the beaker is comparatively cooler and heavier and comes down to take the place of the rising water. Then this water gets heated and in turn also rises. तो क्या बताया गया है कि पूछा गया है कि जो कलर्ड वाटर है उसका जो स्ट्रीक है वो ऊपर क्यों उठता है मिडल से, और फिर उसके बाद में साइड्स की मदद से नीचे क्यों आ जाता है। तो इसका जो जवाब है वो दिया गया है कि जो वाटर है जो बीच में है बीकर के, वो हीट होता है, यानी कि वो गर्म होता है, क्योंकि हमने जो कैंडल है वो एकदम मध्य में रखी है, बीकर के बेस में रखी है। तो ऐसे वो गर्म होता है
मतलब हीट होता है और गर्म हो जाता है। ऐसे वो एक्सपेंड होता है, बड़ा होता है और लाइटर हो जाता है और फिर धुएं जैसे ऊपर उठता है। तो जो वाटर है, जो बीकर के साइड्स, यहाँ पे बोला गया है कि द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर इज़ कंपेरेटिवली कूलर एंड हैवियर। तो बोला गया है कि जो बीकर है उसकी जो साइड्स हैं, वहाँ का जो पानी है वो बाकी पानी से अगर कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली वो ठंडा है और वो भारी है, और इसकी मदद से वो जो है नीचे आ जाते हैं ताकि वो राइजिंग वाटर की प्लेस ले सके, और देन दिस वाटर गेट्स हीटेड एंड इन टर्न आल्सो राइजेस। तो यहाँ पर बताया गया है, और इसी की मदद से जो हमारा पानी है वो गर्म होता है और उसके बाद में ऊपर उठता है। दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीटेड। बताया गया है कि ये जो साइकिल है ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि हमारा जो एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मतलब कि जब तक हमारा पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हीट हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। इन दिस केस द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीटेड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। तो बताया गया है ये जो केस है इसमें जो हमारा एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर है, पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो हीट होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स की मदद से, यानी कि वाटर पार्टिकल्स के रियल मूवमेंट की मदद से। और ये जो प्रोसेस है हमारा हीट ट्रांसफर का, इसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन दैट वी सी द मूवमेंट ऑफ द कलर स्ट्रिक इनसाइड द बीकर। तो ये जो हमने अंदर देखा था कलर स्ट्रिक की जो मूवमेंट थी बीकर के अंदर, ये कन्वेक्शन की वजह से ही हुआ है। थस वी कैन कंक्लूड दैट वाटर, यहाँ पे बोला गया है, thus we can conclude that water like air gets heated up by the process of convection. Here heat transfer takes place by the actual movement of particles of liquids and gases from one place to another. तो बताया गया है, तो इससे हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर, जैसे कि जो हवा है वो हीट होती है प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन की मदद से। यहाँ पर जो है हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो मूवमेंट लिक्विड और गैसेस के एक्चुअल, लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हुआ है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह से हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा कन्वेक्शन का टॉपिक ख़त्म होते ही अगला टॉपिक आता है। तो हमारे अगले टॉपिक का नाम है 7.2.1 लैंड एंड सी ब्रीज। अभी देखते हैं ये हमारा टॉपिक कितना बड़ा है। अगर शॉर्ट टॉपिक है तो हम इतने हद तक कवर करके इस वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है, Paulding shares his experience of visiting a beach in Kerala during winter vacation and says, during the day the sand or soil near the beach is hotter than the water in the sea. However, at night the sand or soil is cooler than the water. Pima replies, yes, different objects get heated and cooled differently. तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, जो पाल्डेन है वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करता है एक बीच को विज़िट करते वक्त, जो कि केरला में था, और वो भी उन्होंने विंटर वेकेशन के टाइम पे विज़िट किया था। और तब वो कहता है कि डे के टाइम जो सैंड या फिर जो सॉइल है उस बीच के पास की वो गर्म होती है, जबकि जो वाटर होता है सी का वो कम गर्म होता है, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि वो ठंडा ही होता है। However, at night the sand or soil is cooler than the water. तो बताया गया है, लेकिन जब रात का टाइम होता है तो जो सैंड और सॉइल या फिर सॉइल होती है वो रात के टाइम कूलर होती है वाटर से। तो पेमा रिप्लाई करती है कि हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली। बोलती है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या नाम है, गर्म और ठंडे होते हैं अलग अलग तरीके से। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। Let us check how land and water gets heated and cooled by performing an activity. तो बताया गया है, तो चलिए हम इसे चेक करते हैं कि लैंड और वाटर कैसे गर्म और ठंडे होते हैं एक एक्टिविटी का परफॉर्म करके। एक्टिविटी 7.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो एक्टिविटी को करने से पहले सबसे पहले हमें चेतावनी दी गई है कि ये जो एक्टिविटी है ये हमें एक क्लियर और सनी डे को करनी है, जो कि एक टीचर और एडल्ट के सुपरविजन में ही होगी। सबसे पहले क्या बोला गया है देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट, टेक 2 आइडेंटिकल बॉल्स इज शोन इन फिगर 7.6। तो बोला गया है हमें 2 बॉल लेने हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर 7.6 में दिखाया गया है। फिल 1 बॉल हाफ वे विद सॉइल एंड द अदर बॉल हाफ वे विद वाटर। बताया गया है कि हमारा जो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हमें बोला था 2 आइडेंटिकल बॉल्स लेने, ये हमारा एक बॉल, ये हमारा एक बॉल। अभी बोला गया है कि हमें जो है, सॉरी, ये हमारा एक बॉल, ये हमारा एक बॉल। तो बोला गया है हमारा जो एक बॉल है इसे हम नाम दे देंगे बॉल ए, इसे नाम दे देंगे
बॉल बी। अभी जो हमारा बॉल ए है उसमें हमें आधा सॉइल भरना है, यानी कि आधी मिट्टी, और ये जो बॉल बी है इसमें हमें आधा पानी भरना है, यानी कि वाटर। ठीक है। फिक्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन ईच बॉल एज शोन इन फिक्स 7.6। बोला गया है कि हमें फिक्स 7.6 को देखते हुए दोनों के दोनों बॉल्स में एक एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लगा देना है, जो कि ऐसे सॉइल में और ऐसे वाटर में, ऐसे मतलब कि हमें मेक श्योर करना है कि जो बल्ब थर्मोमीटर्स हैं वो सॉइल और वाटर दोनों में इमर्स्ड हों और वो उन दोनों के बॉटम्स और साइड्स को टच ना हो उन बॉल्स के। तो क्या बोला गया है, हमें ये जो सॉइल, ये जो हमारा बॉल है इसे मान लेते हैं ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, दोनों में हमने बीच में फिक्स कर दिया। बोला गया है कि हमें मेक श्योर करना है कि उनका जो बल्ब है वो उन दोनों में इमर्स्ड हो और उनके जो ऐसे साइड्स और बॉटम्स हैं, बॉटम है बॉल के, उसको टच नहीं होना चाहिए, यानी कि भिड़ना नहीं चाहिए। प्लेस द सेटअप इन सनलाइट। और बोला गया है हमारा जो ये सेटअप है, जैसे कि मैंने जो सेटअप बनाया है इसे हमें सनलाइट में रखना है। तो ये हमारा सन है, ऐसे धूप में रखना है। ठीक है। अभी आगे क्या दिया गया है, मेजर द टेम्परेचर सॉइल इन वाटर एवरी 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा इन टेबल 7.4। तो क्या बोला गया है, तो जैसे हमने ये बॉल ए बनाया था, ये हमने बॉल बी बनाया था, अभी इसमें सॉइल इसमें वाटर, तो जो सूरज है इसकी वजह से अभी उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। तो इससे हमें देखना है कि हर 5 मिनट में, जैसे ये सॉइल है ये वाटर है, तो हर 5 मिनट में उन दोनों का टेम्परेचर कितना होगा और हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो हमें टेबल 7.4 में यहाँ पर इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हमने इस टाइम पे 0 पे शुरू किया, तो यहाँ पर उन दोनों का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा हम ऐसे ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर हम बताएं तो मतलब हम ऐसा सोच लेते हैं 32 डिग्री, दोनों का 32 डिग्री। तो हर मतलब 5 मिनट में कुछ और हो सकता है, मतलब ऐसे 5 बढ़ जाए, 10 मिनट में कुछ और होगा, 15 मिनट में कुछ और होगा, 20 मिनट में कुछ और होगा। तो इसी प्रकार से उनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। हमें जो टेम्परेचर है सॉइल और वाटर का, उनका जो उठना है, मतलब उनका जो बढ़ना है, उसे हमें पढ़ना है। Did the temperature rise by the same amount for both the soil and the water at the same time? तो क्या जो उनका टेम्परेचर है वो सेम अमाउंट में राइज करता है सॉइल और वाटर दोनों के लिए सेम टाइम पे? इफ़ नॉट, विच वन गॉट हीटेड फास्टर? और अगर ऐसा नहीं है तो कौन सी चीज़ सबसे जल्दी गर्म हुई है? हाउ मच वॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द वाटर इन 20 मिनट्स? तो पूछा गया है कि जो टेम्परेचर है सॉइल और वाटर का वो 20 मिनट में कितना होता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आफ्टर 20 minutes you will find that the temperature of the soil rises more than that of the water. This indicates that the soil heats up faster than water. तो क्या बताया गया है कि अगर हम ऐसा देखें 20 मिनट के बाद में, हमने डायग्राम बनाया था, जैसे कि हमारा, एक सेकेंड, जी हाँ, तो हमने अपना डायग्राम बनाया था, ये हमारा बॉल ए, ये हमारा बॉल बी, इसमें हमने आधी सॉइल भरी थी, इसमें हमने वाटर, सॉइल, इसको नाम दिया था हमने बॉल ए, इसको नाम दिया था बॉल बी। तो ऐसा पूछा गया कि 20 मिनट के बाद में जो है हमारा क्या नाम है, सॉरी, सो आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेस मोर देन दैट ऑफ द वाटर। तो बोला गया है कि जब हम 20 मिनट के बाद में चेक करेंगे, यानी कि 20 मिनट के हम टाइम में बाद में चेक करेंगे, 20 मिनट के टाइम के बाद चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर, ये बॉल ए ये बॉल बी, तो जो बॉल ए है उसका जो टेम्परेचर है वो बॉल बी से ज़्यादा होगा, यानी कि जो सॉइल है उसका जो टेम्परेचर है वो वाटर से ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देख सकते हैं दिस इंडिकेट्स दैट द सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी जो मिट्टी है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी हीट होती है। डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर? पूछा गया है
तो क्या जो है वो सॉइल, जैसा कि हमें दिखाया गया था यहाँ पे कि जो सॉइल है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी गर्म हुई। तो अभी यही सेम क्वेश्चन बनता है कि तो क्या सॉइल भी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी वाटर से? After letting the soil and water get heated, bring the setup indoors and let it cool for 20 minutes. तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर हमने सूरज की रोशनी में इसे रखा था, यहाँ पर बॉल ए, यहाँ पर बॉल बी, इनके बीच में थर्मामीटर लगाया था, यहाँ पे सॉइल थी, यहाँ पे वाटर था। तो फिर अभी ये जो हमारा पूरा सेटअप था इसको हम घर के अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो अभी धूप से हम इसे घर के अंदर ले आएंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे, 20 मिनट के टाइम के लिए रख देंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉइल कूल्स फास्टर देन वाटर जस्ट एट इट गेट्स हीटेड फास्टर। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है अगर वाटर से कंपेयर करूँ, जैसे कि वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। तो ऐसे यहाँ पर दिया गया है, people living in coastal areas experience an interesting phenomenon caused by the heating and cooling of land and water at different rates। तो बताया गया है कि जो कोस्टल एरियाज में जो पीपल रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन को, जो कि लैंड के हीटिंग और कूलिंग की वजह से होता है, और जो वाटर है उसके हीटिंग और कूलिंग के डिफरेंट रेट्स पे हीटिंग और कूलिंग की वजह से होता है। As the land gets heated faster than water during the day, it causes warm air above the land to rise। तो क्या बताया गया है, तो जैसे कि हमारा जो लैंड है, यहाँ पर ये हमारा लैंड है, ओके। तो ये जो हमारा लैंड है और ये हमारी ये सी है, सी, और ये हमारा लैंड है, यहाँ पर दिखाया गया है वार्मर लैंड। तो जैसे कि हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है वाटर से डे के टाइम में, इससे जो है वार्म एयर होती है और अबव द लैंड टू राइज, तो लैंड के ऊपर से वार्म एयर होती है ताकि वो ऊपर उठ सके। दिस कॉजेस कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। तो इससे क्या है, जो ठंडी हवा होती है वो सी के ऊपर से जाती है लैंड तक, ये इससे ये होता है। दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। तो ये जो मूवमेंट है कूलर एयर का सी से लेकर लैंड तक, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। जैसा कि यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है सी ब्रीज का। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कूलर सी है और ये यहाँ पर वार्मर लैंड है। तो जो वार्म एयर है वो सी की तरफ आ रही है और जो कूल सी ब्रीज है वो लैंड की तरफ आ रही है। तो जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें दिन के टाइम में जो है वो लैंड ठंडा रहता है और जो सी है वो गर्म रहता है वार्म एयर की वजह से। Hence, in hot places, sea breeze relieves people from the heat। तो यहीं पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि तो इस समय में जो सी है वो गर्म रहती है और जो लैंड है वो ठंडा रहता है सी ब्रीज की वजह से। तो इसकी वजह से वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको सी ब्रीज की वजह से राहत मिलती है हीट से। That is why windows of the houses in coastal areas are placed facing the sea। और यही रीज़न है कि वहाँ के जो घर होते हैं कोस्टल एरियाज़ के, उनकी जो विंडोज़ होती हैं वो सी की तरफ फेस करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें डायग्राम दिया है लैंड ब्रीज का। तो हमारे यहाँ पर सी ब्रीज कंप्लीट हुआ था, अभी लैंड ब्रीज जान लेते हैं। एट नाइट द प्रोसेस रिवर्सेस। तो जब रात हो जाती है यही जो हमारा प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट लैंड गोज डाउन फास्टर देन द वाटर इन द सी। तो क्या बताया गया है, तो जब सनलाइट नहीं होती तो जो हमारा लैंड है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है अगर हम वाटर से कंपेयर करें जो कि सी में होता है। एज अ रिजल्ट द एयर अबाउट द सी इज़ वार्मर एंड राइजेस अप। तो ये जो रिजल्ट है इससे जो सी के ऊपर जो एयर होती है वो वार्मर होती है और इससे वो ऊपर उठती है। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड देन मूव्स टुवर्ड्स द सी क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज। और इसकी मदद से जो ठंडी हवा होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है जिससे कि लैंड ब्रीज बनती है। Thus people living near the seashore experience the direction of the wind rivers in the day and night। इसीलिए वहाँ सी शोर के पास में जो लोग रहते हैं वो विंड के डायरेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि रात में और सुबह में रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था सी ब्रीज। अगर हम इसकी सिंपल ट्रिक देखें तो सी ब्रीज का नॉर्मल तरीका है याद करने का। इसमें जो हमारा जो ये लैंड है वो ठंडा रहता है, पानी गर्म रहता है। तो क्या जान सकते हैं, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन बताऊं तो यहाँ पर ये हमारा सूरज है, ये हमारा लैंड है। अभी यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, यहाँ पे गर्म हवा है और ये हमारा कूलर सी है। तो जब सुबह का टाइम होता है तो जो यहाँ का जो गर्म लैंड है इसकी जो गर्म हवा है वो सी की तरफ मूव हो जाती है कोस्टल एरियाज़ में, और यहाँ पर कूलर सी की जो ठंडी हवा है वो
लैंड की तरफ मूव हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो राहत पाते हैं और उन्हें सुबह के टाइम में गर्मी नहीं लगती। ठीक है। और यहाँ पर लैंड ब्रीज का नॉर्मल तरीका याद करने का, रात के टाइम में बहुत ठंड होती है तो अब सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो ठंडा है और यहाँ पर हमारी वार्मर सी रहती है, तो वार्मर सी की जो वार्म एयर है वापस लैंड की तरफ आती है और जो कूलर लैंड की जो कूल एयर है वो वापस सी की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ठंडी नहीं लगती। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने कन्वेक्शन के बारे में जाना, लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में जाना। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।